तो ऐसा लगता है कि शायद जेई अब इस साल उन टॉपिक्स के ऊपर बड़ा सवाल पूछ के सरप्राइज देगा। कुछ पॉइंटर्स कॉम्प्लेक्स लोब के बारे में हम अच्छे से नोट करते हैं। पहला पॉइंटर जो भी बताया, और ये लाइन के पैरेलल है नहीं, फिर भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसी लेक्चर में आपको समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स गिवन नहीं है और आप कॉम्प्लेक्स रोटेशन लगा रहे हो तो या तो सारे सिनेरियो कंसीडर करो या कॉम्प्लेक्स लोब यूज करो। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और ये जेई के लिए समझना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वेरियस इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज में लगातार आ रहे होते हैं, पर जेई ने अभी तक उनका कोई खास इस्तेमाल किया नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि शायद जेई अब इस साल उन टॉपिक्स के ऊपर बड़ा सवाल पूछ के सरप्राइज देगा। और कॉम्प्लेक्स लोब वैसा ही एक टॉपिक है जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमारे सिलेबस में काफी जगह हमारी हेल्प करेगा एक ट्रिक बन के। और कई सारे क्वेश्चंस में नाम नहीं, लेकिन इसका यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाता है। और ये फंडा यूजुअली बच्चों को काफी परेशान करता है, लोगों को बड़ा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा दुखी कर रहा होता है, ऊपर से उसमें ये और आ जाता है, ये और परेशान करने लगता है। तो स्टूडेंट्स आर अनकंफर्टेबल विद कॉम्प्लेक्स लोब फॉर श्योर, और वो भागने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली रियलिटी में काफी इंपॉर्टेंट और ये कूल फंडा है जो कई सारे क्वेश्चंस में हमें बहुत फायदा भी करता है, तभी ऑफकोर्स लोग इसको यूज करते हैं। अब सवाल यह आता है कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लोब है क्या। मतलब हम लोगों ने रियल स्लोप भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस वगैरह चैप्टर में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आते ही अचानक से कॉम्प्लेक्स स्लोप नाम की चीज कहां से आ गई, ये है क्या। अब लोग इसको लेके कई सारे फॉर्मूले बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्लोप इज माइनस ए बाई ए बार z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। पर पता है उस फॉर्मूले को समझने की वजह से ही हमें ये परेशान करने लगता है, क्योंकि हमें इसकी फील तो आई होती नहीं है कि भाई ये है क्या, ये कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ने लगी जब तक बाकी चीजों से काम हो ही रहा था, तो व्हाई डू वी इवन नीड इट। तो इस थॉट की वजह से हमने आज का ये सेशन बनाया है। सब लोग इसको एंड तक देखिएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में हम लोग करेंगे। सबसे पहले एकदम सबसे इंट्यूटिव डेफिनेशन कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप। इट इज स्क्वायर ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन। कॉम्प्लेक्स स्लोप एक लाइन के लिए डिफाइन होता है। वो एक लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स होंगे। उन वेक्टर्स में से यूनिट वेक्टर चूज कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस। इट इज स्क्वायर ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, दैट इज द डेफिनेशन। तो मतलब जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन के अलोंग दो वेक्टर होंगे, वेक्टर v वेक्टर माइनस v। वैसे तो वेक्टर तो बहुत सारे होंगे, यूनिट वेक्टर दो होंगे, एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक नीचे की तरफ जा रहा होगा। ऊपर वाला वेक्टर लेट से a प्लस बी आई है, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वेक्टर्स लेंगे तो ऊपर वाला वेक्टर अगर a प्लस बी आई है, नीचे वाला माइनस a माइनस बी आई होगा। और ये दोनों यूनिट वेक्टर अलग होंगे, ऑफकोर्स एक दूसरे के नेगेटिव जरूर है, पर बात यह है कि हमें ये यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें इनका स्क्वायर चाहिए। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो म्यू, वो जो आंसर आता है ना स्क्वायरिंग के बाद, उसी को ही म्यू बनाया गया। दैट आंसर इज कॉल्ड म्यू। कि जो ऊपर वाला वेक्टर है और जो नीचे वाला वेक्टर है, अगर मैं यूनिट वेक्टर उसका स्क्वायर कर दूं तो जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू म्यू है। और ध्यान रखिए वो वैल्यू कोई रियल नंबर नहीं होगी। ये आई कैप और जे कैप वाला वेक्टर नहीं है जिसमें वेक्टर का स्क्वायर करते थे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता था तो एक रियल नंबर आ जाता था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। आप 3+4 आयोटा का स्क्वायर करोगे, 3+4 आयोटा वैसे यूनिट मॉड्यूलर नहीं है, लेकिन लेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लो जो यूनिट मॉड्यूलर हो, जिसका मॉडुलस 1 हो, और आप उसका स्क्वायर करो तो आपको वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो म्यू इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर। अब कुछ पॉइंटर्स कॉम्प्लेक्स लोब के बारे में हम अच्छे से नोट करते हैं। पहला पॉइंटर जो भी बताया कि लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है v और माइनस v, उसका स्क्वायर है। तो म्यू इज नथिंग बट v स्क्वायर या माइनस v का स्क्वायर। म्यू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ वेक्टर इन इटसेल्फ। ध्यान रखिए यही पॉइंट जो मैंने अभी एम्फेसाइज किया था कि वेक्टर का स्क्वायर एक नया वेक्टर देता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इट इज नॉट गोइंग टू यूजुअली गिव यू अ रियल नंबर। अब म्यू की लेंथ भी एक 1 ही होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि अगर हम म्यू का मॉड करेंगे तो आप समझ सकते हैं म्यू कुछ नहीं है, वी स्क्वायर है, उसका मॉड कर रहे हैं हम, विच इज मॉड वी इंटू मॉड वी। नाउ मॉड ऑफ वी, क्योंकि वी खुद एक यूनिट वेक्टर था तो लेंथ 1 थी, तो दोनों की लेंथ 1 और 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। तो म्यू इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1। तो म्यू भी एक यूनिट वेक्टर है। जैसे वी एक यूनिट वेक्टर है तो ऐसे म्यू भी यूनिट वेक्टर है, पर म्यू वी के इक्वल नहीं है। वी लाइन के अलोंग है, म्यू लाइन के अलोंग होता नहीं है, पर लाइंस की स्लोप वगैरह से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है?
देखिए ये लाइन है, इस लाइन के लिए हमने एक रियल स्लोप नाम की चीज डिफाइन करी है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और अब हम म्यू को लेके आए। म्यू और एम भी सेम नहीं है, और हम अभी बोल रहे हैं म्यू जो है लाइन के अलोंग यूजुअली नहीं होता है, तो ये कनेक्टेड कैसे हैं इसको जरा समझते हैं। अगर कोई लाइन एंगल ऑफ स्लोप थीटा बना रही है तो उसका रियल स्लोप क्या होगा, tan थीटा, दैट वी हैव स्टडीड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसका यूनिट वेक्टर जो उसके अलोंग होगा वो होगा सिस थीटा। क्यों होगा खुद समझिए, कि ये जो है रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस होगा और ये वाला कंपोनेंट साइन होगा, तो इट विल बी नथिंग बट कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, और ऊपर वाली डायरेक्शन में आयोटा टाइम्स साइन थीटा विच इज सिस थीटा, जिसे हम प्यार से ई रेज़ पर आयोटा थीटा भी बोलते हैं। तो v जो है सिस थीटा है, और घबराइए नहीं, माइनस v जो है माइनस सिस थीटा है। स्क्वायर करके दोनों सेम ही आंसर देंगे जब हम सिस थीटा और ई रेज़ पर आयोटा थीटा या माइनस सिस थीटा या माइनस ऑफ ई रेज़ पर आयोटा थीटा का हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो इट विल गिव यू द सेम आंसर, इट विल बी सिस 2 थीटा और ई रेज़ पर 2 थीटा। तो विच इज अ वेरी गुड कनेक्शन। कनेक्शन क्या है कि अगर किसी लाइन का रियल स्लोप m है जो कि tan थीटा है, तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप सिस 2 थीटा होगा विच इज ई रेज़ पर आयोटा 2 थीटा। अब ये जो कनेक्शन है इसको हमें बड़े अच्छे से नोट कर लेना है कि दैट दे बोथ आर कनेक्टेड, दोनों के दोनों कनेक्टेड है। मतलब किसी लाइन का रियल स्लोप अगर हमें पता है, लेट्स से tan थीटा 1 है तो थीटा 45 डिग्री है, तो पता है उसका म्यू कितना होगा, सिस 90 डिग्री, जो कितना होगा कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री यानी आयोटा। तो हम रियल स्लोप से कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स स्लोप से रियल स्लोप निकाल सकते हैं, इनके बीच में आपस में कनेक्शन है। अब जैसा मैंने कहा म्यू इज यूजुअली नॉट पैरेलल टू द लाइन, उस चीज को हम अब अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्यों, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर भागेगा वो v और माइनस v है, वो रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे थे, क्योंकि सिस थीटा उनका v का वैल्यू था, तो ये एंगल थीटा बन रहा था, पर म्यू है सिस 2 थीटा, तो एक्चुअली वो रियल एक्सिस से 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए 2 थीटा एंगल होने की वजह से वो लाइन के अलोंग होगा नहीं, तो चाहे ये हो, इनका स्क्वायर करके जो वेक्टर आता है म्यू कॉम्प्लेक्स स्लोप, वो 2 थीटा एंगल बनाएगा और वो यूजुअली लाइन के पैरेलल नहीं होगा, ऐसा लाइन के ऊपर ऐसे स्पाइक की तरह खड़ा होगा। कुछ केस ऐसा हो सकता है जिसमें डेफिनेटली म्यू लाइन के पैरेलल हो सकता है कॉम्प्लेक्स स्लोप, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसके लिए थीटा होगा 0, और अगर थीटा होगा 0 तो यूनिट वेक्टर भी उसका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी वापस 1 आएगा तो वही हो जाएगा। सिर्फ वही एक स्पेशल केस है जब v और म्यू सेम लाइन के पैरेलल हो जाते हैं, दैट इज द ओनली स्पेशल केस। अदरवाइज म्यू जो है लाइन के पैरेलल नहीं होता है, वो ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे स्पाइक बन के खड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाएगी, उसकी स्लोप रियल वाली 0 होगी, और उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप होगी सिस 0 का डबल, तो सिस ट्वाइस ऑफ 0, तो विच विल बी 1 + 0 आयोटा, तो ये उसका म्यू होगा। देखो मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। दूसरा, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल होगी, वो लाइन का जो एंगल ऑफ स्लोप है वो 90 है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा वो सिस ट्वाइस ऑफ 90 होगा, विच इज सिस 180 डिग्री, विच इज कॉस 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री, विच विल बी -1। मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है, पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप उसके अलोंग ही चला गया, पर जो भी वर्टिकल लाइन है उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप -1 आ रहा है, मतलब ये उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप है। तो ऐसे देखोगे ना, इसके ऊपर वापस ऐसे स्पाइक बन के खड़ा हुआ। बस हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक स्पेशल केस होता है जिसमें म्यू और वो लाइन के म्यू लाइन के साथ ही चला जाता है, दैट इज द ओनली स्पेशल केस। खैर, अब अगर कोई और लाइन हो जैसे y = √3x + 4, उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना हो तो बहुत सिंपल है, उसका रियल स्लोप तो हम एक स्टेप में देख के पता लगा सकते हैं। y = √3x + 4 है, तो वो x एक्सिस से थीटा यानी 60 डिग्री निकाल रहा है, तो म्यू होगा सिस 120 डिग्री। सिस 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री, ये इसका म्यू होगा। मतलब अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ भी करके देखें ना, तो ऐसी कुछ होती होगी ये लाइन, और म्यू कैसा होता होगा, म्यू उसके ऊपर ऐसे स्पाइक बन के ऐसे ऐसे होता होगा, ये म्यू होता होगा। और ये लाइन के पैरेलल है नहीं,
फिर भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसी लेक्चर में आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब दो लाइंस है, मान लीजिए दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा इंक्लूडेड है, तो जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, दो लाइंस है, वो v2 वेक्टर है, वो v1 वेक्टर है, उनके बीच में एंगल अल्फा है, मतलब इस लाइन को ऐसे अल्फा से घुमा के वो लाइन आ जाती है। तो आप ये समझ ही सकते हैं v1 वेक्टर इज नथिंग बट v2 सिस अल्फा, मतलब v2 वेक्टर को e रेज़ पर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑफकोर्स आपको v1 वेक्टर मिलना चाहिए। रोटेशन आप इन दोनों को ज्वाइन करके देख लो ना, ऐसे ही डायग्राम बनेगा ना ये। परंतु ये तो यूनिट वेक्टर की बात होगी, अगर हम कॉम्प्लेक्स स्लोप्स में जाना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप v1 नहीं है, v1 का स्क्वायर है और v2 का स्क्वायर है, दोनों लाइन के कॉम्प्लेक्स स्लोप को अगर रिलेट करना है तो यू कैन वेरी वेल सी व्हेन यू स्क्वायर this equation you get v1 square is equal to v2 square cis alpha का square. Now v1 square is mu1, v2 square is mu2 and cis alpha का square is cis 2 alpha. De Moivre's theorem. तो mu1 is equal to mu2 cis 2 alpha which is a new result. लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, यानी लाइन के यूनिट वेक्टर को दूसरी लाइन के अलॉन्ग ले जाना है तो उसे cis अल्फा से मल्टीप्लाई करके ले जाना पड़ेगा, और उसके कॉम्प्लेक्स स्लोप को दूसरी कॉम्प्लेक्स स्लोप के अलॉन्ग ले जाना है तो सिस 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये v1 है, ये mu1 है जो उसके ऊपर स्पाइक बन के लगा हुआ है, ये v2 है, ये इसके ऊपर स्पाइक बन के बना हुआ है। v1 और v2 के बीच में अल्फा एंगल है, और mu1 और mu2 के बीच में देखोगे तो 2 अल्फा एंगल। तो याद रखना, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 30 डिग्री है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स के बीच में एंगल 60 डिग्री डबल होता है। अब इससे हम कई फायदेमंद चीजें उठा लेते हैं, जैसे अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स उनके बीच का एंगल जीरो, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स के बीच में भी एंगल जीरो का डबल यानी जीरो ही, तो mu2 इंटू सिस 0 डिग्री विल बी mu1, यानी mu1 और mu2 इक्वल आ गए। पर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स के बीच का एंगल 180, तो mu1 विल बी mu2 सिस 180 डिग्री, सिस मतलब 180 डिग्री सिस से मल्टीप्लाई करके रोटेट होगा वो। कई लोग सिस थीटा बोलते हैं, कई लोग ई रेस्ट पर आयोटा थीटा बोलते हैं, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइए। योर सिस थीटा इज नथिंग बट ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, जिससे आप रोटेट करते हैं। तो mu1 इज mu2 सिस 180 डिग्री। नाउ सिस 180 डिग्री क्या होता है, -1, तो mu1 इज इक्वल टू -mu2, तो mu1 प्लस mu2 इक्वल टू 0, यानी दो लाइंस पैरेलल हैं तो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इक्वल है, और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप 0 आता है। इसके साथ साथ अगर कोई लाइन है जो दो पॉइंट्स Z1 और Z2 से पास कर रही है, कोई हमसे बोले इसका रियल स्लोप निकालो, तो रियल स्लोप तो बहुत ही सिंपल है, वो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन हमें आंसर Z1 Z2 की फॉर्म में बताना है, तो ध्यान रखो Z2 माइनस Z1 एक्चुअली क्या होता है, यही होता है ना। तो इसकी हेल्प से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस अपॉन रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये तो रियल स्लोप देगा, दिस विल गिव यू द रियल स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। पर कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे मिलेगा, डेफिनेशन से चलते हैं। हम पहले लाइन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो लाइन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो लेट्स से ये वाला ले लो, ये जो यूनिट वेक्टर है, ऊपर वाला नीचे वाला कोई सा भी ले सकते हो, अल्टीमेटली तो स्क्वायर ही करना है। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये क्या होगा, देखो Z1 माइनस Z2 लिखूं तो बस ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको इसकी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना है तो म्यू कैसे आएगा, इसी की स्क्वायरिंग से आएगा। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो तुम देख सकते हो ये स्क्वायर होगा, तो यहां ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यहां मॉड का स्क्वायर होगा। नाउ मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इज Z बार, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार है, जो कि हमारा फॉर्मूला है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट Z1 और Z2 से पास कर रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप कुछ नहीं है, Z1 माइनस Z2 जो वेक्टर है डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट Z1 बार माइनस Z2 बार, ये उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप है। इससे हमें उसका स्पाइक मिल जाएगा जो उसके ऊपर ऐसे होगा, स्पाइक। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप वैसे तो डिफाइन लाइन के लिए किया गया है, पर किसी वेक्टर के लिए भी कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाला जा सकता है। वो एक्चुअली वेक्टर का कॉम्प्लेक्स स्लोप नहीं होता, वो उसी लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है जिस लाइन के ऊपर वेक्टर तैर रहा होता है। तो जैसे ये वेक्टर ए है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर ए, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप पूछ ले वो, तो हमें कुछ नहीं, बस हमें इसी लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप बताना है। कैसे बताएंगे? इस लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताओ। अब इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए तो वेक्टर है, उसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? ए बाय मॉड ए। अब कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे बनाएंगे? इसका स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर बाय मॉड ए का स्क्वायर विच इज ए बार। तो ए बाय ए बार इज दी कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ एनी वेक्टर ए, उसको उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप, रियल स्लोप निकालना है अगर इसी वेक्टर का, तो बेसिकली वही वेक्टर के अलॉन्ग जो लाइन जा रही है उसी का ही रियल स्लोप देखना है। और आप खुद देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाला वेक्टर 2+3i है, तो अगर इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा पैरेलल, तो स्लोप थोड़ी चेंज होगा, रियल स्लोप। तो मैं इसे उठा के ऐसे ओरिजिन पे ले आया, तो ये पॉइंट 2,3 हो गया। तो कोई पूछे इसकी रियल स्लोप क्या है, तो रियल स्लोप तो वही इसी लाइन की स्लोप की बात हो रही है, तो ये आ जाएगी 3/2। 3/2 क्या है? इट इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए अपॉन रियल पार्ट ऑफ ए, ये रियल स्लोप है। तो किसी भी वेक्टर की रियल स्लोप या कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब ये सब जो चीजें हम सीख रहे हैं ना, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इसका एडवांटेज अभी हम उठाने वाले। अब कोई लाइन है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें बी एक रियल नंबर है, इसे कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। इसके बारे में भी कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अगर मान लो ए जो है 2+3i है, बी जो है 5 है, एक एग्जाम्पल लेके कर रहा हूं, और z तो वही है हमारा x+yi, जिसकी वजह से वो लोकस आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये सब चीजें यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, एक एग्जाम्पल लिया है, तो लाइन की इक्वेशन ये आ जाती है। अब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं दिखाता हूं क्या बड़ी बात है। a 2+3i है, तो a वेक्टर की रियल स्लोप 3/2 होगी, और ये लाइन है जो आई थी, उसकी रियल स्लोप -2/3 है। आपको दोनों स्लोप में रिलेशन दिख रहा है? दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 है। इसका मतलब लाइन और ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मुझे लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालनी है तो म्यू ऑफ लाइन प्लस म्यू ऑफ ए शुड बी 0, क्योंकि m1 m2 -1 होता है परपेंडिकुलर में, पर कॉम्प्लेक्स स्लोप में एडिशन 0 होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था उस लाइन की? लेट से हम कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना चाह रहे हैं, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो म्यू ऑफ लाइन प्लस म्यू ऑफ ए इज 0, तो म्यू ऑफ लाइन प्लस म्यू ऑफ ए कितना होगा? a बाय a बार, इट शुड बी 0। तो म्यू ऑफ लाइन इज -a बाय a बार, तो उस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप -a बाय a बार आता है। वो इसलिए -a बाय a बार आ रहा है क्योंकि वो लाइन a नामक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन जैसी भी बनती होगी, एक वेक्टर a इसके परपेंडिकुलर होता होगा, और क्योंकि वेक्टर a की कॉम्प्लेक्स स्लोप a बाय a बार होती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप इसकी a बाय a बार होती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप -a बाय a बार होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए। तो इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप का आंसर भी हमें याद रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी स्टडी कॉम्प्लेक्स स्लोप? ये मैंने जो 3 दिन में आपको नटशेल में चीजें बताई कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि इट इज एक्चुअली बेटर देन रियल स्लोप। मतलब आप सोचिए, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो कैन वी श्योरली से m1 m2 इज -1? एक्चुअली नो, क्योंकि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल जिसकी स्लोप 0, दूसरी लाइन की स्लोप इंफिनिटी y एक्सिस के पैरेलल, उसमें m1 m2 -1 नहीं होता। तो m1 m2 -1 इज नॉट द कंप्लीट वे टू स्पीक अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन कुछ भी हो जाए, μ1 प्लस μ2 पक्का 0 होगा, गारंटीड 0 होगा, कोई सी दो लाइन उठा दो। तो पहली बात एक्चुअली वो बेटर है। हाँ मैं समझ सकता हूं आपको कैलकुलेटिव ज्यादा लग रहा है, बट मैथ्स आगे ऐसे नहीं चलता कि कैलकुलेशन किसमें कम है। वो तो एग्जाम दे रहे हो आप, इसके लिए आपको कैलकुलेशन कम वाली बात आ रही है। एक्चुअली तो जब अगर हम किसी भी सिनेरियो को कोड कर रहे होंगे तो हम उसके हर बाउंड्री केस को कंसिडर करके कर रहे होंगे। तो आपने कहीं पर m1 m2 इक्वल टू -1 डाला और वो बिकॉज उस जगह फ्लॉप हो गया कि एक लाइन परपेंडिकुलर होगी और आपके कोड में एरर आ गया। इससे अच्छा आप क्या यूज करना चाहेंगे? μ1 प्लस μ2 इक्वल टू 0, भाई कोड हमेशा चल जाए। तो दैट इज वाई यस इट इज एक्चुअली बेटर। दूसरी चीज, ये एरर और ट्रैप से भी हमें बचाती है और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन से भी बचाता है। अब जैसे एक कंडीशन है चाहिए हमें कि लाइन 1 जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, a z1 एंड b z2,
और लाइन 2 जो CZ3 DZ4 से पास कर रही है, और दोनों लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये दिया हुआ है, बीच में एंगल अल्फा है, ऐसे दिया हुआ है। दिस डायग्राम इज गिवन, इस तरह से चल रहा है। अब वो कह रहा है कंडीशन बताओ, तो लोग कहते हैं बढ़िया है, कंडीशन तो एक स्टेप में आ जाएगी। डायग्राम बनाया, मतलब वो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बनाए, Z1 Z2 ये Z3 Z4। वो कह रहे हैं ये रोटेट करके तो पहुंचाना है यहां तक, अभी रोटेट करके पहुंचा देते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कंडीशन लिखनी है, ये मत बोलिएगा tan थीटा वो वाला नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो जब हम ये लिखेंगे तो सब लोग समझ जाते हैं कि भाई Z4 माइनस Z3 मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसको घुमा के इसके अलोंग लेके आ रहे हैं। तो यस, दोनों वेक्टर्स के बीच में भी एंगल अल्फा ही है, तो Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3, वही कोनी जरूर लगा रहे हैं। इस यूनिट वेक्टर को घुमाया, कैसे घुमाया, ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा या फिर सिस अल्फा से मल्टीप्लाई करके घुमा दिया, यूं घूम गया, तो वो वाला यूनिट वेक्टर बन जाएगा, जो कि क्या होगा Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। यूनिट वेक्टर को घुमा के यूनिट वेक्टर तक पहुंच गए, बीच का एंगल अल्फा था। बढ़िया है, लोगों को लगता है मस्त है, एक लाइन में आंसर आ गया, क्या जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स स्लोप की। एक्चुअली इसमें ना रॉन्ग हो गया, ये गड़बड़ हो गई। मैं आपको बताता हूं क्यों गड़बड़ होगी। ये जो ऑर्डर ऑफ पॉइंट है ना Z1 Z2 Z3 Z4, ये गिवन नहीं था, ये हमने लिया है। एक्चुअली हो सकता है Z2 इधर हो Z1 इधर हो, और उस केस में आपको समझ में आ रहा है, यहां पे जो आपने बड़े वजह से Z2 माइनस Z1 लिखा है ना, ये Z1 माइनस Z2 भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ पॉइंट उसने दिया नहीं है, बस उसने बोल दिया लाइन इससे पास कर रही है। और यही काम नीचे वाली लाइन में भी हो सकता था, नीचे वाली लाइन में भी Z3 माइनस Z4 की जगह Z4 माइनस Z3 भी करना पड़ सकता था, या Z3 माइनस Z4। तो अब लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली तो 4 इक्वेशन बनेंगी। फिर हमने जो बनाई है उसमें हो सकता है इसको नेगेटिव लेना पड़े, या हो सकता है इसको नेगेटिव लेना पड़े, या हो सकता है दोनों को नेगेटिव लेना पड़े। और हम ये समझ रहे हैं 4 इक्वेशन में से पहली वाली और चौथी वाली तो सेम ही है, दोनों तरफ से माइनस कट गया तो सेम ही आ गई। इसमें भी एक माइनस कट गया तो ये दोनों सेम है। तो 4 इक्वेशन दिख रही हैं, लेकिन है एक्चुअली 2, पर 2 तो हैं, हमने तो एक ही लिखी, तो हमारा आंसर गलत है, इनकम्प्लीट आंसर है। अब यहीं पर कॉम्प्लेक्स स्लोप हमारी हेल्प करता है। वो कहता है यार ये 2 इक्वेशन अलग अलग क्यों लिखनी है, एक काम करो ना, इनको स्क्वायर कर दो। आपको यही तो दिक्कत आ रही है, x इक्वल टू वाई है या x इक्वल टू माइनस वाई है, इसको एक साथ x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर करके क्यों नहीं लिख देते। तो लोग बस इन्हीं को स्क्वायर कर देते हैं, तो v2 स्क्वायर ई रेस्ट पर आयोटा 2 अल्फा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर आ जाएगा। नाउ v2 स्क्वायर क्या होगा, म्यू2, दैट वाज द डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। एंड v1 स्क्वायर क्या होगा, म्यू1, और ये ई रेस्ट पर आयोटा 2 अल्फा। तो ये जो रिलेशन आया ना कि म्यू2 ई रेस्ट पर आयोटा 2 अल्फा इज इक्वल टू म्यू1, ये उस क्वेश्चन का एक्चुअल फाइनल कंडीशन होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो हमने कोनीज रूल से घुमा के निकाला। या तो वो ऑर्डर ऑफ पॉइंट दे देता तो हम कर लेते। तो अब सोचो, ऑर्डर ऑफ पॉइंट जब तक दिया ना हो तब तक हमें कॉम्प्लेक्स स्लोप यूज करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें म्यू2 को कैसे लिखें, म्यू2 कुछ नहीं है, लाइन 2 Z3 Z4 से पास कर रही है, तो Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार, दैट वाज द डेफिनेशन जो हमने निकाला था। और ऐसे ही म्यू1 क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। तो ये है वो कंडीशन। दिस इज वन इक्वेशन टू रूल देम ऑल, वन थिंग। अब अगर ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स गिवन नहीं है और आप कॉम्प्लेक्स रोटेशन लगा रहे हो, तो या तो सारे सिनेरियो कंसीडर करो या कॉम्प्लेक्स स्लोप यूज करो। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और ये जेई के लिए समझना पड़ेगा। तो कहीं आप एक केस लेके मल्टीपल चॉइस आंसर में देखे नहीं कि दूसरा भी केस प्रेजेंट है, या मोस्ट अप्रोप्रिएट का है और उधर कॉम्प्लेक्स स्लोप वाला पड़ा हुआ है। समझ रहे बात को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप कुछ नहीं है, उन्हीं दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग है और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स की कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का एडिशन 0 बोला जा रहा है, जो कि मतलब वो कहना चाह रहा है कि इधर एक स्पाइक होगा, इधर एक स्पाइक होगा, इसके ऊपर एक, इधर एक स्पाइक होगा, ये तीनों वेक्टर्स को ऐड करके आंसर 0 आएगा। कोई खास मुश्किल नहीं है, इजी है। और एक्चुअली ये तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कर रहा हूं, ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्रू है। हमें म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 को 0 करना है। ध्यान दो, इन दोनों लाइंस के बीच में ऐसे 60 डिग्री है और इन दोनों लाइंस के बीच में ऐसे 120 डिग्री है, तो कुछ नहीं है, म्यू3 हो जाएगा अब 60 डिग्री पाई बाय 3 एंड 120 डिग्री इज 2 पाई बाय 3। तो पहले म्यू2 निकालते हैं, म्यू1 तो चलो म्यू1 ही है,
हमें ये प्रूव करना है म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री 0, तो म्यू वन तो म्यू वन ही है, पर म्यू टू पता है क्या है, म्यू वन सिस 120 नहीं, दोनों लाइंस के बीच में एंगल 120 है तो 240 डिग्री, हाँ म्यू वन सिस 240 डिग्री, यानी म्यू वन ई रेस्ट पर आयोटा 4π/3 होगा। और पता है म्यू थ्री क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल है, तो म्यू वन को 60 डिग्री से नहीं 120 से घुमाना, तो म्यू वन सिस 120 डिग्री, यानी म्यू वन ई रेस्ट पर आयोटा 2π/3। ये म्यू वन है, ये म्यू वन, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर, आप जानते होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, और ये ओमेगा है, म्यू वन कॉमन ले लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 आ जाता है, तो आंसर 0 आ गया। तो सिंपल था। अब दो लाइंस है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दो लाइंस हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू वन और म्यू टू है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर, उनके एंगल बाइसेक्टर का कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए। मतलब ये सोचिए कि दो लाइंस है ग्रीन कलर में जो बना रखी हैं, म्यू वन और म्यू टू उनका कॉम्प्लेक्स स्लोप है, और ये एक बीच से जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है ना, जिसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप को हमने म्यू थ्री बोला, हमें म्यू थ्री की वैल्यू चाहिए म्यू वन और म्यू टू की फॉर्म में, और आंसर अल्फा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अल्फा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। कैसे करेंगे, हमें एंगल बाइसेक्टर का कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए। सोचो, देखो तरीका एकदम सिंपल है, म्यू थ्री बड़े आराम से मिल जाएगा म्यू वन की हेल्प से, क्योंकि लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, एंगल बाइसेक्टर और लाइन के बीच में एंगल अल्फा है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप के बीच में 2 अल्फा होगा, तो सीधा म्यू थ्री इज म्यू वन ई रेस्ट पर आयोटा 2 अल्फा। और वहीं पर म्यू टू कैसे मिलेगा, म्यू थ्री को वापस घुमा दो, म्यू टू इज म्यू थ्री ई रेस्ट पर आयोटा 2 अल्फा। हमें आंसर में क्या चाहिए, म्यू थ्री चाहिए म्यू वन और म्यू टू की फॉर्म में, अल्फा नहीं चाहिए, तो क्या करूं, डिवाइड कर दो। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके म्यू थ्री बाय म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू थ्री आ जाएगा, विच इज म्यू थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन म्यू टू, ज्योमेट्रिक मीन, यानी दो लाइंस की कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू वन और म्यू टू है, तो उसके एंगल बाइसेक्टर की कॉम्प्लेक्स स्लोप उनका ज्योमेट्रिक मीन होगी। और प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर होंगे ना, और दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए, तो रूट म्यू वन म्यू टू और माइनस ऑफ रूट म्यू वन म्यू टू दोनों को ऐड करके 0 भी आ रहा है। हाउ कूल, राइट। सही है। एक्चुअली हम इसमें एंगल ट्राइसेक्शन की भी कॉम्प्लेक्स स्लोप्स निकाल सकते हैं। उसमें इसमें जैसे दो के बीच में आपने एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है, आप दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दोगे तो एंगल ट्राइसेक्ट कर देगा, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दोगे तो एंगल 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। नॉनदलेस ये आपके लिए होमवर्क है कि हमें ये एक लाइन दे रखी है और हमें वो कंडीशन बतानी है कि जब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन के पैरेलल है जो ए Z1 और बी Z2 से पास कर रही है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में बताइएगा, कमेंट्स में लिख के। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए हम कौन कौन से फंडों पर वीडियो बनाएं। और हमारे कोर्सेज को देखिए एक बार, बड़े प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है। टेक केयर, बाय बाय।